नमस्कार, हमारे संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। पहला ये कि क्या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ओथ लेने की आवश्यकता होती है। हमने सुना है कि जब कभी एक नया संसद का चुनाव होता है और लोग उसमें इलेक्ट होके आते हैं तो सबको पहले एक शपथ ग्रहण समारोह अटेंड करना पड़ता है। लेकिन ये शपथ ग्रहण समारोह जो है, क्या ये एक मियर फॉर्मेलिटी है कि इसे करें या ना करें, या संविधान में इसके बारे में कुछ लिखा गया है? आज जानेंगे इस वीडियो में। और दूसरी बात कि यदि किसी भी मीटिंग में, लोकसभा में या राज्यसभा में मानिएगा कोई चर्चा हो रही है और वोट होना है, लेकिन एक निश्चित संख्या से कम लोग उपस्थित हैं, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा में कोरम नहीं है, मतलब वो मिनिमम नंबर ऑफ लोग जो उपस्थित होने चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा? इन दोनों सवालों के जवाब आज चर्चा करेंगे इस संक्षिप्त से वीडियो में। तो पहले देखते हैं आर्टिकल 99 भारत के संविधान का क्या कहता है। आर्टिकल 99 ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स। देखिए, इसमें पहली बात तो ध्यान देने वाली ये छोटी बात लेकिन महत्वपूर्ण बात कि जो शब्द का उपयोग हुआ है वो है ओथ या अफर्मेशन। ओथ मतलब होता है शपथ। जब आप शपथ लेते हैं तो आप किसी को साक्षी मान के शपथ लेते हैं। लेकिन अफर्मेशन मतलब ये कि यदि आप किसी धर्म में बिलीव नहीं करते, आप किसी व्यक्ति की, किसी किताब की, किसी चीज़ की शपथ नहीं लेना चाहते, लेकिन आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं संविधान के वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करूंगा या करूंगी, तो वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो शपथ मतलब ये कि और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन संविधान बनाने वालों ने बड़ी छोटी बात का ध्यान दिया कि शपथ, ओथ और अफर्मेशन, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट कि मैं फला करूंगा या करूंगी। क्या कहता है आर्टिकल 99? एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हर व्यक्ति, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, शैल मतलब मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है, बिफोर टेकिंग हिज सीट मतलब अपनी सीट ग्रहण करने के पहले, कहां पर? लोकसभा में है तो लोकसभा में और राज्यसभा में तो राज्यसभा में, मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट के सामने या तो शपथ लेंगे या अफर्मेशन सब्सक्राइब करेंगे, और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम। मानिएगा कि शपथ ग्रहण होना है, काम चालू होना है और किसी कारण से प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं है, तो प्रेसिडेंट अपनी जगह किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगे कि आप आज शपथ दिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं, उसका भी प्रोटोकॉल है कि प्रेसिडेंट के ना होने पर कौन जो है वो शपथ दिलाएंगे। Or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule। मतलब संविधान के थर्ड शेड्यूल में, तीसरी अनुसूची में जो संविधान के बाद जुड़ी हुई है, उसमें दिया गया है कि ओथ का फॉर्मेट क्या होगा। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा का हो, उन्हें अपनी सीट ग्रहण करने के पहले सबसे पहले प्रेसिडेंट या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने ओथ या अफर्मेशन लेना पड़ेगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, एक तो होता है कि जब पूरा, जैसे मानिएगा लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में नई लोकसभा आने के पहले, नए लोकसभा के मेंबर जो इलेक्ट होकर आए हैं, वो लोकसभा में बैठने के पहले एक सामूहिक जो है वो शपथ ग्रहण सेरेमनी होती है। लेकिन मानिएगा कि किसी केस में कोई बाई इलेक्शन होता है, तो यदि बाई इलेक्शन से भी चुन के कोई व्यक्ति आता है तो उसको अलग से शपथ लेनी पड़ेगी। मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो, कैसे भी चुन के आया हो, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, बिना शपथ ग्रहण किए अपनी जगह नहीं ले सकते। तो फिर एक सवाल, यदि आप संविधान के छात्र हैं या छात्रा हैं, स्टूडेंट हैं, तो एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि यदि एक ऐसी अवस्था आती है कि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए जो है वो बैठ जाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? ये दो तीन कारणों से हो सकता है। मानिएगा कि आज शपथ ग्रहण समारोह है और कोई व्यक्ति जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में लेट पहुंचते हैं, उस दिन भी लेट हो जाते हैं और शपथ ले ही नहीं पाते, तो ऐसे में क्या होगा? या कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं इसलिए शपथ नहीं ले पाते, या किसी अन्य कारण से जानबूझ के शपथ नहीं लेते, तो क्या ऐसे में कोई कॉन्सिक्वेंसेज अटैच्ड हैं? इसका जवाब है, लेकिन इसका जवाब है आर्टिकल 104 में। तो जल्दी से आपको दिखाती हूं कि आर्टिकल 104 क्या कहता है। आर्टिकल 104 रीड्स, पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिसक्वालिफाइड। आर्टिकल 104 जो है वो पेनाल्टी का प्रोविजन है कि यदि आपने आर्टिकल 99 में जो शपथ की बात की जा रही है, जो ओथ या अफर्मेशन की बात की जा रही है, बिना उसे लिए यदि आपने अपना कार्यभार संभाल लिया, तो ऐसे में क्या होगा? उसकी पेनल्टी क्या होगी? या जब आप क्वालिफाइड नहीं हैं
और आप लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता है, या आप डिस्क्वालीफाइड हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के भी ग्राउंड्स हमने देखे कि किन किन बातों पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो आप क्वालिफाइड नहीं हैं और आप सीट ग्रहण करते हैं, आप डिस्क्वालीफाइड हैं और आप सीट ग्रहण करते हैं, या फिर आर्टिकल 99 में जैसे लिखा गया है कि आप शपथ बिना लिए यदि अपनी सीट ग्रहण करते हैं तो पेनल्टी क्या है पेनल्टी? देखते हैं आर्टिकल 104। If a person sits or votes as a member of either House of Parliament before he has complied with the requirements of Article 99, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by the Parliament, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of 500 rupees to be recovered as a debt due to the union। मतलब हर दिन जब आप बैठते हैं बिना शपथ लिए, या जब आप डिस्क्वालीफाइड हैं और उसके बाद बैठ रहे हैं, क्वालिफाइड नहीं हैं उसके बाद बैठ रहे हैं, तो जितने दिन भी आप बैठ रहे हैं हर दिन के लिए आपको 500 रुपये देना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट को। अब आप मान सकते हैं कि ये तो ऐसा लगता है कि हंसने वाली बात है। क्यों? क्योंकि 500 रुपये का अमाउंट जो है वो इतना छोटा अमाउंट है कि ये कोई पेनल्टी किसी के लिए पेनल्टी नहीं होगी। खैर बहरहाल बात महत्वपूर्ण ये है कि 500 रुपये देना पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी एक पेनल्टी अटैच है। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये पेनल्टी ज़्यादा होनी चाहिए, मैं कहूँगी बिल्कुल ये पेनल्टी ज़्यादा होना चाहिए, और ये पेनल्टी समय समय पर रिवाइज भी होनी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट आर्टिकल 104 हमारे जहन में रहे और हमें ये पता रहे कि कुछ पेनल्टी अटैच है यदि आप समय पर शपथ ग्रहण नहीं करते। अब आते हैं आर्टिकल 100 पे। आर्टिकल 100 क्या कहता है, आइए देखते हैं। वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विथस्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। मतलब कि कब कोरम यदि नहीं है तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी, क्या उसके बाद भी वोटिंग कराई जा सकती है। और इसी प्रकार से यदि लोकसभा या राज्यसभा में कोई वैकेंसी है, मानिएगा कि कोई लोकसभा के सांसद हैं जो नहीं रहे किसी कारण से, वो या तो बीमार हैं या तो फिर वो उनका देहांत हो गया, तो ऐसे में यदि कोई वैकेंसी उत्पन्न होती है और लोकसभा में कोई महत्वपूर्ण वोटिंग होना है तो क्या होगा, देखते हैं आर्टिकल 100। Article 100 subclause 1 reads, save as otherwise provided in this constitution, all questions at any sitting of either house or joint sitting of the houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting other than the speaker or person acting as chairman or speaker। बहुत महत्वपूर्ण बात कि संविधान में जहाँ कुछ और लिखा गया है, मानिएगा कि कोई पर्टिकुलर प्रोविजन में लिखा हुआ है कि आपको 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, तो आपको जितने लोग भी प्रेजेंट हैं उस अपने प्रस्ताव को पास कराने के लिए 3/4 मेजॉरिटी लगेगी। तो संविधान में यदि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई पर्टिकुलर वोटिंग रिक्वायरमेंट्स बता है तो वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे नहीं लिखा है और कोई भी सिटिंग होती है, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग सिटिंग हो रही हो या लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग हो रही हो, ऐसे में जहाँ संविधान कुछ अलग से स्पेशल प्रोविजन नहीं प्रोवाइड करता, जो वोटिंग रिक्वायरमेंट्स होगा वो क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जो मेंबर उपस्थित हैं उनमें से मेजॉरिटी। मानिएगा कि किसी मीटिंग में यदि 100 मेंबर्स उपस्थित हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, 51 वोट्स। मतलब जिसे हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से यदि ज़्यादातर लोग वोट करते हैं, मतलब यदि एक व्यक्ति भी ज़्यादा वोट करता है तो उस प्रस्ताव को पारित माना जाएगा। किन मेंबर्स की काउंटिंग होगी, जो मेंबर उपस्थित हैं। जो मेंबर उपस्थित नहीं है वो घर से नहीं कह सकते कि हमारा फलाना फलाना वोट काउंट किया जाए। जो मेंबर उपस्थित हैं उनमें सिंपल मेजॉरिटी, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। यदि 100 मेंबर्स प्रेजेंट है तो मैंने बताया 51 मेंबर्स ने यदि वोट कर दिया कि हाँ तो प्रस्ताव पास हो जाएगा, उन्होंने वोट कर दिया ना तो प्रस्ताव जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो स्पीकर है लोकसभा का, या यदि स्पीकर उस दिन नहीं है और कोई और व्यक्ति स्पीकर की तरह एक्ट कर रहा है, और इसी प्रकार से चेयरपर्सन राज्यसभा के या डेप्यूटी चेयरपर्सन यदि उस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, तो स्पीकर और चेयरपर्सन का वोट नहीं काउंट किया जाएगा फर्स्ट इंस्टेंस में। तो उनका वोट काउंट कब किया जाएगा, इसका जवाब जो है वो दूसरे सब क्लॉज में दिया गया है। क्या कहता है, द चेयरमैन और स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट शैल हैव एन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स। मानिएगा कि 100 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और 50 ने कह दिया हाँ, 50 ने कह दिया ना, तो ऐसे में यदि वोट्स की बराबरी है तो यदि लोकसभा की मीटिंग चल रही है तो लोकसभा के स्पीकर को मिलेगा एक कास्टिंग वोट, एक वोट मिलेगा कि आप तय कर सकते हैं कि अब हाँ या ना। मतलब
टाई ऑफ वोट्स में उस सिचुएशन में स्पीकर वोट कर सकते हैं, और यदि राज्यसभा की मीटिंग है तो ऑफ कोर्स चेयरपर्सन वोट कर सकते हैं। यदि जॉइंट सिटिंग है तो जो भी चेयर कर रहे हैं वो पहली बार वोट नहीं डालेंगे, लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है कि इक्वालिटी ऑफ वोट्स होते हैं तो जो व्यक्ति उस मीटिंग को चेयर कर रहा है वो अपना वोट डाल सकता है या डाल सकती हैं। अगला सब क्लॉज देखते हैं। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू एक्ट notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in the parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings। पहली बात कि यदि किसी हाउस में वैकेंसी होती है, लोकसभा या राज्यसभा में, उसके बावजूद भी लोकसभा के पास ये अधिकार है कि वो अपना काम सुचारू रूप से चलाते रहे। मतलब कि यदि कोई एक व्यक्ति जो लोकसभा का मेंबर है वो उस दिन उपस्थित नहीं है तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे ना रहने से लोकसभा का काम ठप पड़ जाए। लोकसभा में यदि कोई वैकेंसी है उसके बावजूद भी लोकसभा का काम चलता रहेगा, राज्यसभा में यदि कोई वैकेंसी है तो उसके बावजूद राज्यसभा का काम चलता रहेगा। यदि बाद में ये पता चलता है कि लोकसभा की मीटिंग में, राज्यसभा की बैठक में कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित हुआ जिसने मानिएगा कि शपथ ग्रहण नहीं करी थी, या फिर उस व्यक्ति को वहाँ होना नहीं चाहिए था, या उस व्यक्ति को किसी और प्रोविजन के तहत वोट करने का अधिकार नहीं था और उस व्यक्ति ने वोट कर दिया या वो व्यक्ति बैठ गया, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो जो मीटिंग हुई है उसको पूरी रद्द कर दी जाए। ये महत्वपूर्ण क्यों है? मानिएगा कि यदि सरकार कोई कानून लेकर आ रही है और मैं ऑपोजिशन में हूँ, हमारी पार्टी ऑपोजिशन में है, और हम चाहते हैं कि यदि ये कानून जो है वो पारित हो जाए तो हम इसको बाद में नलीफाई कर पाएँ, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को बिठा दें जिसे वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, और फिर बाद में कहें कि देखिए क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पे बैठा था इसलिए ये मीटिंग की जो पूरी प्रोसीडिंग्स है इनको रद्द कर दी जाए। तो उसका प्रोविजन का यहाँ पर ध्यान रख के ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ पे गलती से बैठ भी जाता है या वोट कर भी देता है तो उससे जो प्रोसीडिंग्स हैं लोकसभा, राज्यसभा या जॉइंट सिटिंग की, वो नलीफाई नहीं होंगी, वो रद्द नहीं होंगी। मतलब यदि आप ऑपोजिशन में हैं तो ये आपका काम भी तो है, आपकी ड्यूटी भी तो है पहले से ही देखना, ये सुनिश्चित करना कि कोई गलत व्यक्ति वहां पे नहीं बैठा हो ताकि कोई परेशानी ना हो। यदि वो व्यक्ति बैठ गया और उसने वोट कर दिया है तो उससे प्रोसीडिंग्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बात, until parliament by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of either house of parliament shall be 1/10 of the total number of members of the house। मतलब कि बस एक रिक्वायरमेंट ये है कि यदि लोकसभा की मीटिंग हो रही है तो लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं उसमें से 1/10 मेंबर्स, 1/10 मेंबर्स जो हैं वो वहां पर उस मीटिंग में प्रेजेंट रहें। ठीक है, देखिए उदाहरण के तौर पर लोकसभा में टोटल मेंबरशिप है 543, मतलब यदि 543 टोटल मेंबरशिप है लोकसभा की, तो किसी भी बैठक के लिए, लोकसभा के लिए कम से कम 1/10 मेंबर्स, मतलब कम से कम 55 मेंबर्स जो हैं वो ऑन द सेफ साइड प्रेजेंट होना चाहिए। इसी प्रकार से राज्यसभा में 250 सीट्स हैं, 250 सीट्स हैं, तो किसी भी मीटिंग के लिए कम से कम 25 मेंबर्स का होना आवश्यक है। तो सेफ्टी के तौर पर कम से कम 26 मेंबर्स का वहाँ पे होना ज़रूरी है। यदि 55 मेंबर्स लोकसभा की किसी मीटिंग में और राज्यसभा की किसी मीटिंग में मानेगा 26 लोग नहीं उपस्थित हैं तो ये कहा जाएगा कि कोरम जो है वो नहीं मीट करता, और इसलिए उस मीटिंग को फिर या तो एडजर्न करना पड़ेगा या सस्पेंड करना पड़ेगा। और ऐसे में फिर यदि कोरम नहीं होता है तो क्या होगा, उस मीटिंग का क्या किया जाएगा? इसका जवाब है आर्टिकल 100 के सब क्लॉज 4 में। If at any time during a meeting of a house there is no quorum, it shall be the duty of the chairperson or the speaker or person acting as such either to adjourn the house or to suspend the meeting until there is a quorum। यदि कोरम नहीं है, मिनिमम मेंबर्स नहीं हैं, तो लोकसभा के स्पीकर का या राज्यसभा के चेयरपर्सन का या जॉइंट सिटिंग को जो कोई भी चेयर कर रहा है उसका ये ड्यूटी होगा, कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? या तो हाउस को उस दिन के लिए एडजर्न कर दिया जाए या फिर मीटिंग को सस्पेंड कर दिया जाए। अब इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है? मानिएगा कि अभी 11 बज रहे हैं, मीटिंग चालू होती है, पता चलता है कि 1/10 मेंबर्स ही केवल प्रेजेंट हैं लोकसभा में, तो अब स्पीकर क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं कि एक काम करिए कि अभी के लिए मीटिंग सस्पेंड हो रही है, 2 घंटे बाद आइए। अभी 2 घंटे समय मिल सकता है सरकार को, विपक्ष को अपने लोगों को लाने के लिए या नहीं लाने के लिए।
और या तो वो कह सकते हैं कि आज के लिए जो है वो हाउस एडजर्न्ड है, मतलब हाउस अब फिर कल मिलेगा, ऐसे में ज़्यादा समय मिल सकता है। तो ये छोटी सी चीज़ है कि कोरम ना होने पर आप हाउस को सस्पेंड करते हैं या आप एडजर्न करते हैं। लेकिन आप में से जो लोग इसको सोच रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं। मीटिंग सस्पेंड करना, 1 घंटे के लिए करना या 2 घंटे के लिए करना, उसमें कितना समय मिलता है सरकार को और विपक्ष को, और 1 दिन के लिए हाउस एडजर्न कर देना और अगले दिन फिर से उस मुद्दे को उठाना, इसका क्या फर्क पड़ता है। इसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इस स्थिति में स्पीकर जो हैं लोकसभा के या राज्यसभा की जो चेयरपर्सन है, वो टेक्निकली तो छोटी, लेकिन ऐसे पॉलिटिकल रैमिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था आर्टिकल 100 जिसने बताया कि कोरम है 1/10 मेंबर्स, यदि कोई वैकेंसी है तो उससे जो प्रोसीडिंग्स है वो रद्द नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति जिसको नहीं बैठना चाहिए था वो यदि बैठ जाता है तो उससे भी प्रोसीडिंग्स रद्द नहीं होती। और जब वोटिंग होती है तो जहाँ पे संविधान में नहीं लिखा गया है, जो वोटिंग का प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो है सिंपल मेजॉरिटी, मतलब जितने लोग उपस्थित हैं उस मीटिंग में उनकी एक सिंपल मेजॉरिटी, मतलब ½ + 1। और स्पीकर और चेयरपर्सन जो हैं वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं, लेकिन यदि टाई ऑफ वोट्स होता है, इक्वालिटी ऑफ वोट्स होता है, तो फिर ऐसे में वो अपना जो है टाई ब्रेकिंग वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं मुझे। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल, बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।